अगले 5 वर्षों में एक औसत गोदाम कर्मचारी को काम पर रखने का खर्च, मतलब जिसमें वेतन और स्वास्थ्य सुविधाएं सब शामिल हैं, लगभग 6 से 7 लाख डॉलर के बीच आने वाला है। जो कि बहुत बड़ी रकम है ना? बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जरा एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सोचिए जो कभी थकता नहीं है, जिसे कभी छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ, और जो 24 घंटे काम कर सकता है। एकदम सही है। और पता है उसे खरीदने और अगले 5 साल तक चलाने की कुल लागत क्या है? मात्र $1,25,000। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है ना? तो आज 15 अप्रैल 2026 है और हम कह सकते हैं कि इंसानी श्रम का अर्थशास्त्र आधिकारिक तौर पर पलट चुका है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, विशेष रूप से वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स, फ्यूचर, इम्पैक्ट, एथिक्स वाली जो रिपोर्ट है, वो इसकी पूरी तरह पुष्टि करती है। मतलब ये अब कोई विज्ञान कथा या साईफाई मूवी का हिस्सा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में जो लेबर की कमी हो रही है ना, उसे दूर करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब एक आर्थिक वास्तविकता बन चुके हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि रोबोट्स आ गए हैं। हाँ, क्योंकि वो तो सबको पता ही है। सही कहा। बल्कि हम ये समझेंगे कि उनके पीछे की इंजीनियरिंग आखिर कैसे काम करती है, वे हमारी इस भौतिक दुनिया को कैसे समझते हैं, और मतलब ये जो मानव रोबोट्स है, अस्तित्व है, ये हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। जो कि बहुत ही रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2026 के इस वर्तमान परिदृश्य से, जहां ये तकनीक अब प्रयोगशालाओं से निकल चुकी है। हाँ, और बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के चरण में पहुंच चुकी है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब पहले तो हम सिर्फ वो प्रोटोटाइप ही देखते थे ना, जो बहुत धीमे चलते थे। एकदम सही, वे बस प्रदर्शनियों की ओर ले गए थे। लेकिन अब रिपोर्ट स्पष्ट रूप से मास प्रोडक्शन की बात कर रही हैं। टेस्ला के ऑप्टिमस जेन 2 और जेन 3 मॉडल्स को ही ले लीजिए। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उनका बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, उनका लक्ष्य अपनी फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री में हर साल 1 मिलियन यूनिट्स का निर्माण करना है। उन्होंने केवल परीक्षण के लिए 1000 से अधिक रोबोट्स को आंतरिक रूप से काम पर लगा दिया है। 1000 रोबोट्स? अरे वाह! और ये सिर्फ टेस्ला की बात नहीं है। फिगर एआई जैसी कंपनियों का वैल्यूएशन भी तो $39 बिलियन तक पहुंच गया है। हाँ, और उन्हें ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन भी प्राप्त है। बिल्कुल। उनके फिगर 303 मॉडल ने तो BMW के कारखाने में 30,000 से अधिक गाड़ियों के निर्माण में शारीरिक रूप से मदद की है। मतलब ये अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं है। हाँ, ये एक वैश्विक सप्लाई चेन का एक बहुत अहम हिस्सा बन रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। देखिए, हर कोई जनरल पर्पस या सामान्य उपयोग वाले रोबोट्स की बात कर रहा है। मतलब ऐसी मशीनें जो सुबह घर की सफाई करें और शाम को फैक्ट्री में काम करें। जो कि अल्टीमेट गोल है। हाँ, फिर भी एजिलिटी रोबोटिक्स का जो डिजिट रोबोट है, जो अप्रैल 2026 तक वास्तव में रेवेन्यू या पैसा पैदा करने वाला एकमात्र रोबोट है, वो अमेज़न और मर्केडो लिब्रे के गोदामों में बस डिब्बे उठा रहा है। हाँ, ये सच है। तो मेरा सोचना यह है कि एक बहुत ही नियंत्रित गोदाम में डिब्बे उठाना और एक अव्यवस्थित बेडरूम में कपड़े तय करना, ये तो दो बहुत अलग चीजें हैं ना। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हम इन मशीनों को सामान्य उपयोग का नाम देकर बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में इतने एडवांस्ड हैं, या फिर मतलब सिर्फ बहुत महंगे ओवर इंजीनियर्ड फोकलिफ्ट्स हैं? अच्छा सवाल है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो 2026 में व्यावसायिक सफलता वास्तव में हाइपर स्पेशलाइजेशन यानी अत्यधिक विशेषज्ञता में ही छिपी है। मतलब किसी एक काम में मास्टर होना। एकदम सही। जनरल पर्पस मशीन बनाना अंतिम लक्ष्य जरूर है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से अभी सारा का सारा फोकस ROI यानी निवेश पर रिटर्न पर है। समझ गया। मतलब कंपनी को मुनाफा भी तो देखना है। हाँ, एक मशीन जो सब कुछ कर सके वो अभी व्यावसायिक रूप से उतनी व्यवहार्य नहीं है जितनी कि वो मशीन जो गोदाम में एक विशेष काम को पूरी सटीकता से कर सके। डिजिट को जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है। अच्छा, तो वो कोई फेलियर नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, वो भले ही एक ओवर इंजीनियर्ड फोकलिफ्ट लग सकता है, लेकिन वो उस विशाल डेटा सेट को इकट्ठा करने का पहला कदम है जो भविष्य में सामान्य उपयोग की नींव रखेगा। ओहो, यानी शुरुआत एक बहुत ही सीमित दायरे से हो रही है ताकि आर्थिक रूप से इसे सही ठहराया जा सके।
लेकिन देखिए, केवल डिब्बे उठाने से लेकर कार के पुर्जे जोड़ने तक हार्डवेयर को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। इस रिपोर्ट में रोबोट की यांत्रिकी मतलब उसके मैकेनिक्स पर काफी जोर दिया गया है। इसमें हार्मोनिक ड्राइव्स और साइक्लॉइडल रिड्यूसर जैसी चीजों का जिक्र है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोबोट बस कुछ मोटरों से चलते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि बस बैटरी लगाई और रोबोट चलने लगा। बिल्कुल, लेकिन जोड़ों के अंदर जो गियर सिस्टम होता है वो कहीं अधिक जटिल है। सही कहा आपने। देखिए, जब एक इंसान चलता है या कूदता है तो उसके पैरों से एक झटका या शॉकवेव पैदा होती है, जिससे हमारी हड्डियां और नसें बहुत आसानी से सोख लेती हैं। हाँ, कुशन की तरह। बिल्कुल। एक भारी धातु के रोबोट के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो अपना पैर जमीन पर रखता है तो बहुत भारी झटका उसके घुटनों और कूल्हों तक जाता है। और अगर गियर कमजोर हुए तो वो टूट जाएंगे? एकदम सही। अब जैसे हार्मोनिक ड्राइव्स हैं, वे बहुत सटीक होते हैं। वे उंगलियों और कलाइयों के लिए बेहतरीन हैं, जहां आपको सुई पिरोने जैसी सटीकता चाहिए। अच्छा, मतलब बहुत ही बारीक काम के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप उन ड्राइव्स को घुटनों में लगा देंगे तो वे चलने के झटके से पूरी तरह चकनाचूर हो जाएंगे। ओहो, तो फिर पैरों के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसीलिए निचले शरीर के लिए साइक्लॉइडल रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। इनकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि ये भारी झटकों को पूरे गियर में समान रूप से फैला देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और मैंने पढ़ा था कि पैरों के निचले हिस्से में लीनियर एक्चुएटर्स का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। ये आम मोचों की तरह गोल गोल नहीं घूमते, बल्कि इंसानी टेंडन या मांसपेशियों की तरह खिंचाव और संकुचन पैदा करते हैं। मतलब जैसे हमारी नसें काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये सच में हैरान करने वाली बात है। और अगर हम हाथों की बात करें तो मतलब टेस्ला के ऑप्टिमस में प्रति हाथ 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हाँ, और फिगर 03 में तो 24 है। बाप रे। अच्छा, जो लोग शायद इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि एक जोड़ कितनी अलग अलग दिशाओं में घूम सकता है। जैसे अगर हम अपनी कलाई को ऊपर नीचे करते हैं तो वो 1 डिग्री है, और अगर उसे दाएं बाएं घुमाते हैं तो वो दूसरी डिग्री है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक रोबोट को कारखाने में काम करने के लिए इतने जटिल हाथों की आवश्यकता ही क्यों है? मतलब एक साधारण क्लॉ या ग्रिपर से भी तो पुर्जे उठाए जा सकते हैं ना? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी ये पूरी दुनिया आखिर कैसे बनी है। जरा सोचिए, हमारे कारखाने, हमारे उपकरण, दरवाजे के हैंडल, पेचकस, ये सब कुछ पिछले कई हजार सालों में विशेष रूप से इंसानी हाथों के हिसाब से ही तो डिजाइन किया गया है। पॉइंट तो है। हमने दुनिया अपने हिसाब से बनाई है। बिल्कुल। तो अगर कोई मशीन हमारी इस दुनिया में काम करना चाहती है तो उसे हमारे जैसे ही हाथों की जरूरत होगी। और केवल यांत्रिकी ही नहीं, यहीं पर फिजिकल एआई यानी भौतिक एआई की भूमिका शुरू होती है। मतलब एआई जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल दुनिया में काम करे। सही कहा। ये केवल भाषा या टेक्स्ट समझने वाला एआई नहीं है, ये भौतिक विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण को समझने वाला एआई है। जैसे मल्टी स्टेप रीजनिंग, मतलब कई चरणों में सोच समझकर काम करना। बिल्कुल। अब एक उदाहरण ले लीजिए। अगर एक रोबोट को रसोई साफ करने का निर्देश दिया जाए तो उसे केवल गंदे बर्तन नहीं पहचानने हैं। हाँ, उसे तो पूरा सिंक साफ करना होगा। हाँ, और उसे ये समझना होगा कि डिश वॉशर का दरवाजा कितना भारी है, उसे खोलने के लिए कितनी ताकत लगानी है, रास्ते में अगर कोई कुर्सी है तो उससे कैसे बचना है, और एक कांच के ग्लास को कितनी कोमलता से पकड़ना है ताकि वो टूटे नहीं। मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस है। एकदम सही। और ये सब वे असल दुनिया में तो नहीं सीखते होंगे, वरना तो कितने ग्लास टूट जाएंगे। ये सब वे डिजिटल दुनिया में सीखते हैं ना? हाँ, सिमुलेशन में। रिपोर्ट में एनवीडिया के प्रोजेक्ट ग्रूट GR00T और सिम टू रियल ट्रांसफर का बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे मैट्रिक्स फिल्म में नियो डिजिटल सिमुलेशन में जाता है और कुंग-फू सीखता है। हाँ, ये उपमा बहुत ही सटीक है। लेकिन रोबोटिक्स में ये केवल एक साधारण डाउनलोड नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइजैक सिम जैसी जो डिजिटल दुनिया होती है उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली फिजिक्स इंजन काम कर रहा होता है। वो इंजन गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और किसी भी वस्तु के वजन की करोड़ों गणनाएं एक साथ करता है। ओहो, मतलब सिमुलेशन एकदम असली दुनिया जैसा बर्ताव करता है। बिल्कुल। और इसी वजह से रोबोट एक ही दोपहर में 10 साल के बराबर की गलतियां कर सकता है। वो लाखों बार डिब्बे गिरा सकता है और बिना किसी भौतिक नुकसान के सीख सकता है कि सही ग्रिप क्या होनी चाहिए। ये तो कमाल है।
हाँ, और उस डिजिटल दुनिया में सीखी गई बात को फिर असल दुनिया की मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही सिम टू रियल ट्रांसफर है। समझ गया। और जो एआई हमारी इस भौतिक दुनिया की अव्यवस्था को समझ सकता है, वो उन जगहों पर भी आसानी से काम कर सकता है जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। यहीं से हम चरम वातावरण या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तो एक वरदान है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई रोबोट एक बिखरी हुई रसोई में रास्ता खोज सकता है, तो सैद्धांतिक रूप से उसे काम करने के लिए ऑक्सीजन की भी तो जरूरत नहीं है। एकदम सही बात है। जैसे नासा का वॉल्किरी रोबोट, वो 10 साल के लंबे मिशन के बाद मार्च 2026 में रिटायर हुआ। उसने जो कुछ भी सीखा वो अब एप्ट्रॉनिक के अपोलो रोबोट में डाला गया है। हाँ, और अपोलो एक लिक्विड कूल्ड रोबोट है जिसे भविष्य के चंद्र मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच चीन ने भी अपने चंद्र अनुसंधान केंद्र के लिए एक रोबोट का खुलासा किया है। हाँ, मैंने वो पढ़ा। और वहाँ एक बहुत अजीब बात थी। मतलब चीन के उस ह्यूमनॉइड रोबोट में पैर ही नहीं है। हाँ, उसमें पहिए लगे हैं। मतलब निचले हिस्से में एक व्हील्ड एक्टिव सस्पेंशन है। अगर उसमें पैर ही नहीं है तो क्या हम उसे ह्यूमनॉइड कहने में गलती नहीं कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि चरम वातावरण में फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी रूप काम के अनुसार होना चाहिए, ये नियम सबसे ऊपर होता है। चांद की सतह रेगोलिथ या ऐसी ढीली मिट्टी से बनी है जो बहुत ज्यादा घर्षण पैदा करती है। अच्छा, तो वहां चलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वहां 2 पैरों पर संतुलन बनाना और चलना बैटरी की ऊर्जा का बहुत बड़ा अपव्यय है। अंतरिक्ष में ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी जीवन और मृत्यु का सवाल है। समझ गया। बैटरी खत्म तो खेल खत्म। एकदम सही। इसलिए चीन के इंजीनियरों ने ऊपरी हिस्से को इंसान जैसा रखा, जिसमें बाहें हैं और कमर पूरी तरह से घूम सकती है ताकि वो उपकरणों का इस्तेमाल कर सके। हाँ, लेकिन निचले हिस्से को पहियों में बदल गया ताकि वो कम ऊर्जा में तेज और स्थिर रह सके। हाँ, ये ह्यूमनॉइड की परिभाषा को चुनौती जरूर देता है, लेकिन व्यावहारिकता के नजरिए से ये सबसे सही कदम लगता है। मतलब जहां जो काम करे उसे अपनाना। बिल्कुल, और यही व्यावहारिकता हमें स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर में भी देखने को मिल रही है। हाँ, जैसे सॉफ्टबैंक का पेपर रोबोट बुजुर्गों की देखभाल में शामिल है, और डिलीजेंट रोबोटिक्स का मॉक्सी अस्पतालों के गलियारों में सैंपल पहुंचा रहा है। हाँ, और तो और 2026 में पहली बार एफडीए द्वारा एक पूरी तरह से स्वायत्त सर्जिकल रोबोट को मंजूरी दी गई है। स्वायत्त मतलब वो खुद सर्जरी करेगा? जी हाँ, ये कोई इंसान द्वारा दूर से कंट्रोल की जाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोबोट है जो खुद निर्णय लेकर सर्जरी के कुछ हिस्से पूरे कर सकता है। अरे बाप रे! ये साबित करता है कि भौतिक एआई अब केवल भारी सामान उठाने तक सीमित नहीं है। मतलब ये उस सूक्ष्म स्तर पर आ गया है जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी जानलेवा हो सकती है। एकदम सही। लेकिन अगर हम जटिलता की बात करें तो कारखानों, अंतरिक्ष या अस्पतालों से भी अधिक अव्यवस्थित और अप्रत्याशित जगह कोई और है? हमारा अपना घर है ना? बिल्कुल। घर में कोई फिक्स फ्लोर प्लान तो होता नहीं है। एक दिन सोफा यहाँ है, अगले दिन वहां खिसका दिया। बच्चे फर्श पर खेल रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये रोबोट के लिए एक बहुत ही असुरक्षित वातावरण है। हाँ, और इसी मोर्चे पर 1X कंपनी का नियो रोबोट प्रवेश कर रहा है। इसे कारखाने के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से घर के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। भारी धातु और गियर के बजाय इसमें टेंडन ड्रिवन तकनीक और एक 3D लैटिस पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये इतना सॉफ्ट है कि अगर घर में ये किसी से टकरा भी जाए तो इंसान को चोट नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है घरेलू सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। लेकिन नियो के बारे में रिपोर्ट में जो सबसे विवादास्पद चीज सामने आती है वो है इसका शेड्यूल्ड एक्सपर्ट मोड। हाँ, ये एक ऐसा फीचर है जो तकनीक और निजता यानी प्राइवेसी के बहस के बिल्कुल केंद्र में है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब ये घरेलू रोबोट किसी काम में अटक जाता है, मान लीजिए वो बर्तन साफ कर रहा है और उसे कोई अजीब आकार का पैन मिल जाता है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है, तो एक दूर बैठा असली इंसान VR हेडसेट पहनकर उस रोबोट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। ये सुनने में ही बहुत असहज करने वाला है। जरा उस स्थिति की कल्पना करें। एक परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है, उनके बीच कोई निजी या तीखी बहस चल रही है। हाँ, जो कि घरों में आम है। बिल्कुल। और अचानक
दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा एक टेक सपोर्ट कर्मचारी उस रोबोट की कैमरों वाली आंखों के माध्यम से उस पूरे दृश्य को लाइव देखने लगता है। ये काफी डरावना है। यह तो अनिवार्य रूप से घर के अंदर एक चलता फिरता सर्विलांस कैमरा है, जिसमें कोई अजनबी कभी भी प्रवेश कर सकता है। मतलब निजता कानूनों का क्या होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने अगस्त 2026 में अपना AI एक्ट लागू किया है। अच्छा, उसमें क्या प्रावधान है? ये कानून विशेष रूप से इमोशन रिकग्निशन, यानी बिना बताए भावनाओं को पहचानने और सहमति के बिना चेहरे का डेटा जमा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। लेकिन GDPR जैसे सख्त निजता नियम और इस नई तकनीक के बीच तो सीधा टकराव है ना। मतलब एक रोबोट बिना कैमरों के और बिना डेटा जमा किए सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा, या ये कैसे पहचानेगा कि घर का मालिक कौन है? हाँ, यही तो पेच है। अगर उसे काम करने के लिए हर चीज देखनी है तो उस पर सेंसरशिप कैसे लगाई जा सकती है? कानूनी तौर पर ये अभी एक अनसुलझी पहेली है। देखिए, ये सुविधा और घर की पवित्रता के बीच का एक बहुत बड़ा समझौता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा? बिल्कुल। एक मशीन जिसे हमारे घरों में काम करने के लिए हमारे जीवन के हर छोटे विवरण की आवश्यकता है, वो वर्तमान निजता कानूनों के ढांचे में फिट ही नहीं बैठती। समाज को ये तय करना होगा कि क्या वे अपने घर के काम आसान बनाने के लिए एक सब कुछ देखने वाली मशीन को बेडरूम और रसोई तक पहुंचने की अनुमति देंगे या नहीं। और मुझे लगता है कि ये केवल कानूनी सीमा का उल्लंघन नहीं है, ये हमारे मनोविज्ञान को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। जब हम इन मशीनों को इंसानों की तरह दिखने और व्यवहार करने के लिए बनाते हैं तो हम अनकैनी वैली के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हाँ, अनकैनी वैली, ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, पहले ये माना जाता था कि अगर रोबोट का चेहरा इंसानों से ज्यादा मिलेगा तो वो अजीब या डरावना लगेगा, लेकिन 2026 के शोध से पता चलता है कि अब बात बदल गई है। हाँ, लोग अब चेहरे से ज्यादा रोबोट की मैकेनिकल स्टिफनेस से घबराते हैं। मतलब उनके चलने और हिलने डुलने के जो कठोर तरीके होते हैं। एकदम सही। जब मशीन इंसान जैसी दिखती है लेकिन रोबोट की तरह झटके से चलती है तो हमारा दिमाग उसे खतरे के रूप में देखता है। समझ गया। लेकिन ये घबराहट सभी में नहीं है ना। रिपोर्ट एक बहुत ही स्पष्ट पीढ़ीगत अंतर या जनरेशनल डिवाइड की ओर भी इशारा करती है। हाँ बिल्कुल। वयस्क इंसान इन मशीनों को देखकर असहज महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिना ह्यूमनॉइड्स वाली दुनिया देखी है। हाँ, हम तो पुराने जमाने के हो गए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आज इन रोबोट्स के आसपास बड़े हो रहे हैं वे इनसे बिल्कुल नहीं डरते। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे इन मशीनों को केवल उपकरण नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वे उन्हें सामाजिक और नैतिक प्राणी मान रहे हैं। वे उनसे बातें करते हैं और उनसे इंसानी भावनाओं की उम्मीद करते हैं। और यही वो बिंदु है जहां मुझे लगता है कि हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक रोबोट को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो हमेशा विनम्र रहे, हमेशा आपकी आज्ञा माने और आपको कभी जज न करे। हाँ, वो कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। बिल्कुल। और अगर लोगों को ऐसे साथी की आदत पड़ गई तो वो इंसानी रिश्तों को बोझ समझने लगेंगे। मतलब इंसानी रिश्तों में तो बहस होती है, समझौते करने पड़ते हैं, दूसरे का नजरिया समझना पड़ता है। मुझे तो ये रिश्तों के लिए एक तरह के फास्ट फूड जैसा लगता है। रिश्तों का फास्ट फूड, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? ये आसान है, तनाव मुक्त है और तुरंत खुशी देता है, लेकिन इसमें असली मानवीय जुड़ाव वाला कोई पोषण या न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। अगर हमें बिना किसी भावनात्मक मेहनत के साथ ही मिल जाएगा तो समाज में सहानुभूति और धैर्य तो खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। और तकनीक के डिजाइनर्स के सामने आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये मशीनें इंसानों को इंसानों से दूर न कर दें। हाँ, तकनीक का काम हमें जोड़ना होना चाहिए। सही कहा। तकनीक का उद्देश्य मानव क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए, न कि एक ऐसा भ्रम पैदा करना जहां लोग अपनी मानवीय कमजोरियों और जटिलताओं से बचने के लिए मशीनों की शरण लेने लगे। बहुत गहरी बात कही आपने। और ये चर्चा केवल दार्शनिक नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक अनुमान सामने आ रहे हैं वे सच में चौंकाने वाले हैं। 2035 तक दुनिया भर में 10 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट्स काम कर रहे होंगे। और अगर हम 2050 की ओर देखें तो ये आंकड़ा 1 अरब यानी 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बाप रे, 1 अरब रोबोट्स! ये $5 ट्रिलियन का बाजार होगा। लेकिन
सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन 1 अरब रोबोट्स में से 62% रोबोट कारखाने या अंतरिक्ष में नहीं होंगे। हाँ, वे हमारे घरों में होंगे, हमारे बीच। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बढ़ती उम्र की वैश्विक आबादी और जन्म दर में जो भारी गिरावट आई है, उसने इस स्थिति को अपरिहार्य बना दिया है। हमारे पास बुजुर्गों की देखभाल करने या बुनियादी काम करने के लिए पर्याप्त युवा श्रमिक बचे ही नहीं हैं। मतलब अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी मिलकर इस तकनीक को आगे धकेल रहे हैं। एकदम सही। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इंसानी श्रम का अर्थशास्त्र अब पलट चुका है, और इन सारे स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद ये एकदम स्पष्ट है कि हम एक अभूतपूर्व बदलाव के बीच में खड़े हैं। जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, आज जो बच्चे इन घरों में बड़े हो रहे हैं वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हर काम एक बेहद धैर्यवान, कभी गुस्सा न करने वाले और कभी शिकायत न करने वाले ह्यूमनॉइड द्वारा किया जाता है। तो जब वो पहली पीढ़ी बड़ी होकर समाज में और हमारी वर्कफोर्स में कदम रखेगी, तो क्या वे लोग हमारी जटिल, तनावपूर्ण और गलतियां करने वाली मानवीय दुनिया के अनुकूल ढल पाएंगे? या ऐसा तो नहीं कि मशीनों की उस पूर्णता के आदी होने के बाद हमें ही उन बच्चों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा?